अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। नंबरदार, जिसको हमारे गांव देहातों में नंबरदार की बजाय लंबड़दार कहकर पुकारा जाता है, अंग्रेजी में इसको विलेज हेडमैन कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नंबरदार को कौन मुकर्रर करता है, नंबरदार बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, औरत और बच्चा नंबरदार बन सकता है या नहीं, नंबरदार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, नंबरदार को कितने पैसे मिलते हैं और एक नंबरदार को उसके ओहदे से किस तरह हटाया जा सकता है। अगर उसे ओहदे से हटाया जाए तो नंबरदार दोबारा कैसे नंबरदारी पर बहाल हो सकता है। हर गांव देहात में एक या एक से ज्यादा नंबरदार होते हैं। 1967 के लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 28 का सब सेक्शन 4 में नंबरदार की तारीफ बयान की गई है कि ये वो शख्स होता है जो किसी भी रियासत इलाका से जमीन का मामला रेवेन्यू इकट्ठा करता है। नंबरदार की कोई सैलरी नहीं होती, बल्कि जो जमीन का मामला रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा होता है उसका 5% नंबरदार को मिलता है। इसको पंजोत्रा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर नंबरदार ने 2 लाख इकट्ठा किया तो 10,000 नंबरदार को मिलेंगे। नंबरदारी का कंसेप्ट सबसे पहले अंग्रेज ने मुतारफ कराया था ताकि इंतजामी तौर पर हर जगह पर उसका कंट्रोल रहे, ताकि गांव के हर फर्द पर उसकी नजर रहे। देहात गांव में जब पहला नंबरदार बन जाता है तो बाद में नंबरदारी जद्दी पुश्ती हो जाती है। जद्दी पुश्ती हक को सामने रखना इंतहाई जरूरी होता है। जब भी नया नंबरदार बनाया जाता है तो नंबरदार के बेटे को ही तरजीह दी जाती है, क्योंकि विरासती नंबरदारी के 30 नंबर होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, बाप के इंतकाल के बाद उसका बेटा नंबरदार मुकर्रर होता है। अगर नंबरदार के 3 या 4 बेटे हों या ज्यादा बेटे भी हों तो ऐसी सूरत में नंबरदारी का हक सबसे बड़े बेटे को हासिल होता है। ऐसे कायदे को विरासत पिसर कलां का कायदा कहा जाता है। अब कई दफा ऐसा भी होता है कि बेटा नाबालग होता है, वो भी बच्चा होता है, तो ऐसी सूरत में भी नाबालग को नंबरदार मुकर्रर किया जा सकता है। अलबत्ता जो नंबरदारी की जिम्मेदारियां होंगी वो उसका सरबराह नंबरदार सर अंजाम देता है। नंबरदारी आर्जी होती है। जब भी किसी नंबरदार की वफात होती है या उसको नंबरदारी से हटा दिया जाता है तो फिर नए नंबरदार की तकर्री होती है। जिस नंबरदार को जिम्मेदारियों से गफलत की बिना पर हटाया जाए वहां पर जद्दी पुश्ती सिस्टम नहीं चलता, वहां पर नए नंबरदार का इंतखाब होता है। कायदा विरासत पिसर कलां में बयान किया गया है कि नंबरदार की वफात के बाद नंबरदारी सबसे बड़े बेटे के हिस्से में आती है, चाहे वो नाबालग ही क्यों ना हो। अब इधर एक मजीद चीज जो बहुत अहम है कि अगर नंबरदार का बड़ा बेटा फौत हो गया हो और उसकी औलाद मौजूद हो तो मरने वाले के सबसे बड़े बेटे के हक में नंबरदारी आएगी। अगर बेटा ना हो तो जो बेटी होती है उसके लिए भी जद्दी पुश्ती हकूक को मद्देनजर रखा जाता है। औरत को आमतौर पर नंबरदार नहीं बनाया जाता, क्योंकि औरत के लिए डेरों वगैरह पर जाना या अवामी मकामात पर जाना इतना आसान नहीं होता। ताहम मखसूस हालात में औरत भी नंबरदार बन सकती है। जिस इलाका की मालिक एक ही औरत हो या उस इलाका में कोई भी मर्द नंबरदारी के लिए दरखास्त ही ना दे तो इस सूरत में औरत नंबरदार बन जाएगी। बेगम सरवत इम्तियाज पहली खातून थी जो नंबरदार बनी। एक और अहम बात कि अगर बड़ा बेटा नंबरदारी के हक को कबूल करने से इनकार करे तो ऐसी सूरत में ये हक उससे छोटे बेटे को मिल जाएगा। अब दोबारा बड़ा बेटा कहे भी कि उसे नंबरदारी दी जाए तो ऐसी सूरत में नंबरदारी उसको नहीं दी जाएगी। नंबरदार से मुतल्लिक कवायद और कवानीन बनाने का इख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हासिल है। अगर बात की जाए नंबरदार को कैसे मुकर्रर किया जाता है तो नंबरदार के ओहदे पर फायज होने के लिए दरखास्त मुतल्लिका जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी जाती है। जब भी किसी नंबरदार की वफात होती है या उसे ओहदे से हटाया जाता है तो नए नंबरदार की तकर्री के लिए फौरी दरखास्त दी जाती है। दरखास्त देने में ज्यादा देर नहीं की जानी चाहिए। नंबरदार की तकर्री के लिए इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होते हैं। नंबरदारी की तकर्री के लिए इश्तिहार भी दिया जाता है, मुश्तरी मनादी भी कराई जाती है। जितने लोग चाहें दरखास्तें दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मातहत अफसरों से उनकी राय मांगता है। दरखास्तों को मुलाहिजा करने के बाद सबसे अहल और हकदार को नंबरदार मुकर्रर करता है।
30 नंबर इस चीज के दिए जाते हैं जिसका वालिद नंबरदार था वो फौत हो गया हो तो उसके बेटे ने दरखास्त दी हो, या उसका वालिद बैरून मुल्क चला गया हो। उसके अलावा जिस बरादरी के ज्यादा लोगों में से शख्स आएगा उसको 30 नंबर मिलेंगे। मिसाल के तौर पर एक गांव में चट्ठे आबादी में ज्यादा हैं और गोंदल कम हैं, तो चट्ठा जात के लड़के को ज्यादा अहमियत दी जाएगी, क्योंकि वो लड़का अपनी चट्ठा बरादरी को आसानी से डील कर लेगा, उनको बातें आसानी से समझा लेगा। अगर उम्मीदवार मैट्रिक पास है तो इस चीज के भी 10 नंबर दिए जाएंगे, अगर मैट्रिक से कम है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। जिस्मानी फिटनेस और माली हालात के भी 10 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि गरीब की तो गांव में कोई नहीं सुनता। काश्तकारी की जो मालूमात रखता हो 10 नंबर उसके भी दिए जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उम्मीदवारों की अहलियत से मुतमिन ना हो तो दोबारा दरखास्तें तलब कर सकता है। दरखास्तों की तलबी की तारीख तहसीलदार मुकर्रर करता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुकामी पुलिस से उम्मीदवार के बारे में रिपोर्ट तलब कर सकता है। नाबालिग औरत और अनपढ़ शख्स भी नंबरदार बन सकता है, बशर्ते के वो मय्यार पर पूरा उतरते हों। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक शख्स की बहसीयत नंबरदार तकर्री कर दे तो उस उम्मीदवार का मुखालिफ, जिसको गांव देहात में हम शरीक कहकर पुकारते हैं, वो अपील कर सकता है। अब बात करते हैं कि नंबरदार बनने के लिए नंबरदार की कौन कौन सी अहलियत देखी जाती है। सबसे पहले जिसने नंबरदार बनना है उसकी उम्र को देखा जाता है। अगर नाबालिग को नंबरदार मुकर्रर किया जाता है, ऐसी सूरत में सरबराह नंबरदार का तकर्रर हो सकता है। उम्मीदवार की जिस्मानी सेहत को देखा जाता है, उम्मीदवार की तालीम देखी जाती है। नंबरदार की तकर्री करते वक्त मुकामी बाशिंदों की ख्वाहिशात को भी देखा जाता है। अलबत्ता ये लाजमी ना है और ना ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका पाबंद है। इस चीज को देखा जाता है कि उम्मीदवार अपने इलाके में किस कदर मकबूल है और क्या उम्मीदवार किसी मुकामी काउंसिल का मेंबर है। किसी दीगर नंबरदार, चाहे वो उसी गांव से हो, उम्मीदवार की रिश्तेदारी और तल्लुक को मद्देनजर रखा जाता है। बंदे को उस गांव का रिहायशी होना चाहिए। जितना उस इलाके का टैक्स, रेवेन्यू या मामला जमा होता है, उतनी मालियत की जमीन नंबरदार के नाम होनी चाहिए। मजहब की तब्दीली अहम बात जिस पर गौर किया जाता है। जद्दी पुश्ती हकूक को मद्देनजर रखा जाता है। जद्दी पुश्ती हक की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। बाकी जितनी अहलियतें हैं उनमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि उनके खानदान में कोई पहले से नंबरदार था तो नए उम्मीदवार को भी बाकी उम्मीदवारों पर तरजीह दी जाती है। नंबरदार बनने के लिए उम्मीदवार की मलकियती जमीन की बहुत ज्यादा अहमियत है, ताकि अगर किसी जगह पर वो जमानत देना चाहे तो वो जमानत दे सके। कोई उम्मीदवार जिसकी जमीन ना हो वो नंबरदार मुकर्रर नहीं हो सकता। जमीन ना हो तो जद्दी पुश्ती नंबरदारी का हक भी नहीं ले सकता। एक चीज जो इधर बयान करनी जरूरी है, अब अगर एक आदमी की जमीन अपनी ना हो और उस इलाके में सारी जमीन गवर्नमेंट की हो और गवर्नमेंट ही ठेके पर जमीन मुजारे को दे दे, तो इस सूरत में जिसकी अपनी विरासती जमीन ना भी हो तो वो शख्स नंबरदार मुकर्रर हो सकता है। अब बात करते हैं वो अफराद जो नंबरदार नहीं बन सकते। उनमें जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद जिनका दिमाग ठीक ना हो या सही तरह जवाब देने की सलाहियत ना रखता हो, उसकी मलकियती जमीन ना हो या बहुत कम हो कि माकूल जमानत ना दे सकता हो, ज़ईफ बूढ़ा शख्स, नाबीना जो फ़राइज़ सर अंजाम ना दे सकता हो, अखलाकी जुराइम में मुलविस हो और उसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हों, हुकूमत के खिलाफ फजूल मुकदमा बाजी में मुलविस हो, अगर दरखास्त देने वाला पहले ही किसी दीगर ज़िला में नंबरदार हो या कर्ज़ों की वजह से जेल में रह चुका हो, अक़लियती फ़िरके से उसका ताल्लुक हो या उसको कानून आबकारी के तहत सज़ा हो चुकी हो। 2006 899 सुप्रीम कोर्ट अदालती फैसले में ये करार दिया कि अगर किसी का वालिद नंबरदार रह चुका हो और सरकार का मालिया हड़प कर चुका हो तो उसकी औलाद में से किसी को नंबरदार नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई नंबरदार हज पर चला जाए या जो अभी हालात पैदा हुए थे कोरोना के, इस वजह से नंबरदार सफरी पाबंदियों की वजह से ना आ सकता हो, इस सूरत में सरबराह नंबरदार मुकर्रर किया जाता है। नंबरदार की जिम्मेदारियों की बात की जाए तो नंबरदार की सबसे अहम जिम्मेदारी जमीन के रेवेन्यू, जिसे मामला कहते हैं, उसकी वसूली करना है और उसे हुकूमत के खजाने में जमा कराना होता है। ये नंबरदार की अहम जिम्मेदारी होती है। नंबरदार हुकूमती कारिंदगी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है, पटवारी, तहसीलदार और आम लोगों के दरमियान राब्ते का काम करता है, उनके मसाइल अफसरान माल के सामने पेश करता है, सरकारी रोड पर कोई तामीरात करता है, नुकसान पहुंचाता है तो ये तहसीलदार को इतला देगा।
اگر کوئی آدمی سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچائے تو انتظامیہ کو اطلاع کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کوئی نہر کا پانی چوری کرے جو کہ اکثر دیہاتوں میں ہوتا ہے تو اس کی اطلاع دے گا۔ اگر کوئی علاقے میں بیماری آتی ہے تو اس کی اطلاع بھی انتظامیہ کو کرے گا۔ نمبردار کا یہ فرض ہے کہ گاؤں کے جو لوگ جرائم میں ملوث ہوں ان کی اطلاع پولیس کو کرے۔ کوئی نوٹس جو ریونیو والے بھیجتے ہیں تو وہ بھی نمبردار کے ذریعے ہی مقامی بندے تک پہنچاتے ہیں۔ اگر علاقے میں تحصیلدار، کمشنر یا پاک فوج کی ہر طرح سے نمبردار مدد کرے گا۔ آرمی کی بھرتی یا دوسرے اداروں میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اس جگہ پر نمبردار اپنے اختیارات پورے استعمال کرتا ہے۔ جے ہونے تھے شریکہ نہ منڈا ہوئے تو پھر نمبردار اپنی پوری شریکہ جاری کٹ ہے۔ اینی اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک نمبردار کو کن وجوہات کی بنا پر عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے؟ ان کی بات کی جائے تو اگر نمبردار اپنے گاؤں سے غیر حاضر رہتا ہے، اگر اس نے کسی قتل کے کیس میں جھوٹی شہادت دی ہو، جب فوج میں بھرتی ہو اس وقت بھرتی میں امداد دینے سے قاصر ہو، قرضہ واجب الادا ہو اور مناسب ضمانت نہ دے سکتا ہو، دفعہ 420 تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو سزا ہوئی ہو، اگر گاؤں میں اس کے ملکیتی حقوق ختم ہو جائیں، نمبردار اگر نشہ کے کاروبار میں ملوث ہو جائے یا اناج غلہ کی سمگلنگ میں ملوث ہو جائے، اگر نمبردار کوئی سنگین جرم میں ملوث ہو، نمبردار اگر فرائض میں کوتاہی برتے، بوقت ضرورت مقامی پولیس کی امداد سے غفلت برتے، جسمانی طور پر کمزور ہو گیا ہو اور اپنے فرائض انجام نہ دے سکتا ہو، کسی بھی اخلاقی جرم میں 6 ماہ یا اس سے زیادہ سزا یاب ہو۔ ایک نمبردار کو اس لیے معطل کر دیا گیا تھا کہ وہاں سے سرکاری درخت چوری کاٹ لیے گئے اور اس نے ریونیو اتھارٹیز کو اطلاع تک نہیں دی تھی۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات، ایک برطرف شدہ یا معطل نمبردار اگر ان وجوہات کو دور کر لے، بشرطے کہ ایسی وجوہات دور ہو سکتی ہوں جن کی وجہ سے اسے معطل یا برطرف کیا گیا ہے، تو وہ نمبردار کے عہدے پر دوبارہ فائز ہو سکتا ہے۔ نمبردار کی برطرفی مکمل چھان بین کر کے ہی کی جاتی ہے، صرف الزامات لگا کر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ نمبردار کو اپنا موقف پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ معطلی یا برطرفی کے حکم کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا فرض ہے کہ نمبردار پر جو الزامات لگائے جائیں تو کوئی حکم صادر کرنے سے پہلے ان کی مکمل چھان بین کرے اور مکمل تحقیقات کرنے کے بعد کہ نمبردار واقعہ ہی برطرفی کے قابل ہے، پھر کوئی متعلقہ حکم صادر کرے۔ برطرف شدہ نمبردار برطرفی کے حکم کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہائی کورٹ نے اپنے ایک تفصیلی فیصلہ میں PLD 1956 پیج 151 میں قرار دیا کہ اگر ایک نمبردار زمین کا مالک نہ رہا تھا، وہ دوبارہ نمبردار مقرر ہو سکتا ہے اگر وہ کسی نئے نمبردار کے بننے سے پہلے کوئی زمین خرید لیتا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر نمبردار نہیں ہو سکتا، اگر اس نے نمبردار بننا ہے تو نوکری چھوڑنی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔